हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्रैक्टिस का ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ नए प्रश्न शामिल किए हैं, कुछ प्रश्न मैं पहले भी करवा चुकी हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट मैं आपका कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पोखरण फायरिंग रेंज में परीक्षण किए गए रुद्रास्त्र यूएवी की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता है? पहला विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित। दूसरा विकल्प है 500 किलोमीटर की अधिकतम परिचालन रेंज। तीसरा है निगरानी क्षमताओं का अभाव, और चौथा है ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने की और उतरने की क्षमता। तो इसमें विशेषता बतानी है। तो रुद्रास्त्र यूएवी एक स्वदेशी रूप से विकसित हाइब्रिड वीटीओएल ड्रोन का पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब इसकी एक मुख्य विशेषता क्या है? ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने की और उतरने की क्षमता। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत लिखे हुए हैं क्योंकि ये स्वदेशी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में प्रमुख उद्योग है? पहला है चमकदार टाइल और सिरेमिक। दूसरा है सीमेंट उद्योग। तीसरा है पेट्रोलियम उत्पाद, और चौथा है लोहे पर आधारित उद्योग। तो राजस्थान का प्रमुख उद्योग पूछा गया है सीमेंट उद्योग। बी विकल्प सही हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में संगमरमर उद्योग भी है, जस्ता गलाने का उद्योग भी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला पूर्वी राजस्थान मैदान का हिस्सा नहीं है? पहला विकल्प है टोंक। दूसरा है भरतपुर। तीसरा है भीलवाड़ा, और चौथा है सिरोही। तो पूछा गया है कि कौन सा जिला पूर्वी राजस्थान मैदान का हिस्सा नहीं है, तो वह है सिरोही। डी विकल्प सही हो जाएगा। सिरोही जिला अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। यह अरावली पर्वतमाला के आबू ब्लॉक क्षेत्र में स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। राजस्थान के पूर्वी मैदान में टोंक, बूंदी, अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, भरतपुर जिले फैले हुए हैं, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? पहला विकल्प है कन्हैयालाल सेठिया। दूसरा विकल्प है श्यामल दास। तीसरा विकल्प है सीताराम लालस, और चौथा है विजयदान देथा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। तो बातारी फुलवारी ये विजयदान देथा की पुस्तक है। डी विकल्प सही हो जाएगा। विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी साहित्य के ये एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे, तो ये भी याद रखिए। उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं? पहला विकल्प है नल्य कवि। दूसरा है नरपति नाल्य। तीसरा है जगनिक, और चौथा है अब्दुर रहमान। तो बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं, कौन है? नरपति नाल्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बीसल देव रासो नरपति नाल्य द्वारा 16वीं सदी के कवि लेखक द्वारा रचित है, और राजस्थानी में रचित ग्रंथ है, ये भी याद रखिए, जिसमें अजमेर के बीसल देव चौहान तथा परमार राजा भोज की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में और जान लीजिए। नरपति नाल्य की तो रचना अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं, ये जो रचनाकार हैं इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको और याद रखिएगा। जैसे नल्य कवि की यदि प्रमुख रचना पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है विजयपाल रासो। जगनिक की पूछ ली जाए तो जगनिक की जो प्रमुख रचना है आलाखंड, ये ग्रंथ है, तो ये जगनिक द्वारा लिखा गया है, ये आप याद रखिए। और अब्दुल रहमान जो है
इनकी जो प्रमुख रचना है संदेश रासक कीर्ति का आधार ग्रंथ, तो ये आप याद रखिएगा। साथ में इन सबके भी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी झील राजस्थान की सबसे निचली पानी की झील है? पहला विकल्प है नक्की, दूसरा है कायलाना, तीसरा है तलवाड़ा और चौथा है रामदेवरा। तो पूछा गया है कि कौन सी राजस्थान की सबसे निचली पानी की झील है, तो वह है तलवाड़ा। सी विकल्प सही हो जाएगा। तलवाड़ा जो है ये राजस्थान की सबसे निचली पानी की झील है। यह झील जो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखिए। आपसे जिला पूछ लिया जाए तो ये आपको याद रखना है हनुमानगढ़ जिले में। यह झील जो है घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। और विकल्प लिखे हुए हैं। आपसे पूछ लिया जाए नक्की झील कहाँ है, तो ये सिरोही के माउंट आबू में स्थित है और प्रमुख झील है राजस्थान की, और क्रेटर झील का उदाहरण है, ये भी याद रखना। कायलाना झील जोधपुर में है और यह झील जोधपुर की सबसे बड़ी झील है, जल झील है, ये भी याद रखिएगा। और रामदेवरा यह झील जैसलमेर में स्थित है। तो ये सब आपको साथ में याद रखना है। एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है पाली। तो बाप बोल्डर बेड राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थल है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, जोधपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। यह अपने अनोखे भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए जाना जाता है। इसे मारवाड़ सुपर ग्रुप का हिस्सा माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मारवाड़ सुपर ग्रुप क्या है? तो मारवाड़ सुपर ग्रुप राजस्थान में एक भूवैज्ञानिक संरचना है जिसमें बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर जैसी अवसादी चट्टानें शामिल हैं। यह प्राचीन हिमनद जमाव, जिसमें बाप बोल्डर बेड भी शामिल है, के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। तो इतनी जानकारी और रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती बोली है कहाँ की है? हाड़ौती बोली ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है उत्तरी राजस्थान की, दूसरा है दक्षिणी राजस्थान की, तीसरा है पश्चिमी राजस्थान की और चौथा है पूर्वी राजस्थान की। तो हाड़ौती बोली जो है ये कहाँ की है? ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान की बोली आपसे पूछ ली जाए तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। उत्तरी राजस्थान की मेवाती और अहीरवाटी, दक्षिणी राजस्थान की मालवी और निमाड़ी। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस खेल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है बास्केटबॉल में, दूसरा है क्रिकेट में, तीसरा है कुश्ती में और चौथा है कबड्डी में। तो लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़ ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बास्केटबॉल में। पहला विकल्प सही हो जाएगा, बास्केटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है लोकायुक्त निकाय क्या है? पहला है सांविधिक और सलाहकारी निकाय, दूसरा है असंवैधानिक और न्यायिक निकाय, तीसरा है गैर सांविधिक और सलाहकारी निकाय और चौथा है सांविधिक और न्यायिक निकाय। तो लोकायुक्त निकाय क्या है? सांविधिक और सलाहकारी निकाय। पहला विकल्प सही हो जाएगा। लोकायुक्त राजस्थान में एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संगठन है। लोकायुक्त संस्था राजस्थान के लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत स्थापित की गई थी, ताकि आम आदमी को शुद्ध प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों की स्वतंत्र एवं निष्पक्षता की जांच की जा सके। तो ये आप याद रखिएगा। और लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है जिसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान राज्य पर है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। करणी माता मंदिर किस देवी को समर्पित है? पहला विकल्प है काली, दूसरा विकल्प है सरस्वती, तीसरा विकल्प है दुर्गा और चौथा विकल्प है लक्ष्मी। तो करणी माता मंदिर किस देवी को समर्पित है? दुर्गा माता को। सी विकल्प सही हो जाएगा। करणी माता मंदिर है कहाँ पर? तो ये बीकानेर के पास स्थित है, बीकानेर के देशनोक में।
ये आपको याद रखना है। और यह मंदिर चूहों वाले मंदिर के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि हजारों काले चूहे मंदिर में रहते हैं और उन्हें पवित्र माना जाता है चूहों को। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावना जाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? पहला विकल्प है रेस वॉकर, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा है क्रिकेट और चौथा है शूटिंग। तो भावना जाट किस खेल से संबंधित हैं? ये रेस वॉकर हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। और इनका संबंध राजस्थान के राजसमंद जिले से है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने के लिए जान दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? पहला विकल्प है बांसवाड़ा, दूसरा है सागवाड़ा, तीसरा है रास्तापाल और चौथा है सीमलवाड़ा। तो ये एक कहानी थी, मैंने आपको जब डिटेल में पढ़ाया है, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनकी जो SST की किताबें मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। अब जिसने भी लगातार वीडियो देखी हैं उसे तो पता होगा। और ये मैंने आपका जो पार्ट है काफ़ी समय पहले कंप्लीट करवा दिया था, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आप लोगों का ये पार्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हो, इसलिए मैंने इसे काफ़ी समय पहले पढ़ा दिया था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिए थे, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब ये वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने में जान दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो कालीबाई का जन्म डूंगरपुर के एक गांव में हुआ था और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर रियासत के महारावल थे और उन पर अंग्रेजों का शासन था। महारावल जो थे ये शिक्षा के विरोधी थे, लेकिन एक सेवा संघ ने शिक्षा को बढ़ावा दिया और डूंगरपुर में एक स्कूल खोला। महारावल यह नहीं चाहते थे, इसलिए मजिस्ट्रेट पुलिस और सेना के साथ स्कूल बंद करना चाहते थे। 19 जून को वे सभी हथियारों के साथ पाल विलेज सिचुएशन स्कूल गए थे। स्कूल के मालिक नाना भाई खत थे, सेंगा भाई शिक्षक थे। दोनों ने स्कूल बंद करने से मना कर दिया, तो लड़ाई छिड़ गई वहां पर। नाना भाई खत की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जो सेंगा भाई थे, जो शिक्षक थे, उनको कार के पिछले हिस्से में रस्सी से बांध दिया गया। और वहां जितने भी लोग खड़े हुए थे गांव के, उन्होंने किसी ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि किसी के पास विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन कुछ दूरी पर कार पहुंची तो पास के खेत में काम कर रही भील गांव की 11 साल की बच्ची ने साहसिक कार्य किया। भील लड़की ने अपने अध्यापक को बचाने के लिए रस्सी काट दी। जिस रस्सी के सहारे से वह गाड़ी के पीछे बंधे हुए थे, तो उस लड़की ने उस रस्सी को काट दिया। अब वहां जो लोग खड़े हुए थे वो ये सब देखकर चौंक गए, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी विरोध करने की। लेकिन उस लड़की ने महारावल और जो अंग्रेज थे उनका विरोध किया, यानी उनके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया। तो सैनिकों ने क्या किया, उस छोटी सी लड़की को गोली मार दी और वह लड़की शहीद हो गई, शहीद माना गया उसे। तो ये छोटी सी कहानी थी, मैंने आपको बता दी है शॉर्ट में। अब ये पूछा गया है वीरांगना उन्हें कहा गया, उनका नाम कालीबाई था। जो वो छोटी सी लड़की थी 11 वर्ष की, उसका नाम कालीबाई था। और जिस गांव की ये घटना है, यानी जहाँ की वह रहने वाली थी, तो डूंगरपुर का गांव था रास्तापाल। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उस समय किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी महारावल के विरोध में खड़े होने की, अंग्रेजों के विरोध में खड़े होने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन ये साहस इस छोटी सी बालिका ने किया था। तो ये आपको याद रखना है। वीरांगना कालीबाई का नाम भी आपको याद रखना है। गांव रास्तापाल डूंगरपुर का गांव था, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किस प्राचीन सभ्यता के केंद्र को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा है बैराठ, तीसरा है गणेश्वर और चौथा है आहड़। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो किस प्राचीन सभ्यता के केंद्र को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? वह है आहड़। आहड़ को धूलकोट, बनास आदि नामों से भी जाना जाता है। यह सभ्यता लगभग 4000 साल पुरानी है और इसकी खोज अक्षय कृतिव्यास ने की थी। इसकी खुदाई सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, तो ये भी याद रखिए।
यहाँ तांबे के अधिकांश औजार पाए गए थे, इसलिए इसे तांबे की नगरी कहा गया। यहाँ तांबे की गलाने वाली भट्टी भी पाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ जिले में है और इस सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और अमलानंद घोष ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। बैराठ के बारे में क्या याद रखना है, इस सभ्यता का विकास बाढ़ गंगा नदी के तट पर हुआ था। यहाँ मौर्य सभ्यता के अवशेष मिले थे। इसकी खुदाई पहली बार 1936 में दयाराम साहनी ने की थी और यहाँ पर बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी मिले हैं। और गणेश्वर जो है राजस्थान के नीम का थाना जिले में है और गणेश्वर जोधपुर संस्कृति में वर्तमान में 80 से अधिक अन्य स्थलों की पहचान की गई है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में विलय के समय अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे? पहला विकल्प है हरविलास शारदा, दूसरा विकल्प है बाल कृष्ण कौल, तीसरा विकल्प है हरिभाऊ उपाध्याय और चौथा है हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान में विलय के समय अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेपी जलवायु राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? पहला है अरावली के पूर्व में, दूसरा है हाड़ौती और भूराट पठार के बीच, तीसरा है अरावली और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के बीच और चौथा है दक्षिणी राजस्थान। तो स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है? अरावली और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के बीच। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है ओसियाना, दूसरा है आसींद, तीसरा है जहाजपुर और चौथा है आमूचा। तो सवाई भोज मंदिर गुर्जर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद में स्थित है। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का पहला जौहर कब हुआ था? पहला विकल्प है 1535 ईस्वी, दूसरा है 1568 ईस्वी, तीसरा है 1303 ईस्वी और चौथा है 1295 ईस्वी। तो चित्तौड़ का पहला जौहर कब हुआ? 1303 ईस्वी में। सी विकल्प सही हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के शासक रतन सिंह के खिलाफ अपनी सेनाएं रोकी थी। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा जौहर कब हुआ? विक्रमादित्य के शासनकाल में, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में चित्तौड़ को बर्खास्त कर दिया था। और जो 1295 लिखा हुआ है इसमें जैसलमेर का पहला जौहर हुआ था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन राज्य विधानसभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है? पहला विकल्प है भारत निर्वाचन आयोग, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है राज्यपाल, चौथा विकल्प है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य विधानसभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल जारी करते हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के किस राजा ने सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? पहला विकल्प है बदन सिंह, दूसरा विकल्प है जवाहर सिंह, तीसरा विकल्प है रंजीत सिंह और चौथा विकल्प है सूरजमल। तो भरतपुर के किस राजा ने सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की? तो वह है रंजीत सिंह। सी विकल्प सही हो जाएगा। और कब की थी? 1803 में। ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, तनोट देवी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला है जयपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है चूरू और चौथा है अलवर। तो तनोट देवी मंदिर ये किस जिले में स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है? पहला विकल्प है फुलवारी की नाल, दूसरा है जीलवाड़ा की नाल, तीसरा है केवड़ा की नाल और चौथा है हाथीगोड़ा की नाल। तो कौन सा दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है? वह है जीलवाड़ा की नाल। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसे पगलिया की नाल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है जो उदयपुर में स्थित है।
केवड़ा की नाल भी उदयपुर में है। और हाथीगुड़ा की नाल यह पाली जिले के देसुरी में स्थित है। और यह सिरोही को गोकुंदा से जोड़ता है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का मरुस्थल महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला विकल्प है अलवर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है चूरू और चौथा है जैसलमेर। तो राजस्थान का मरुस्थल महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जैसलमेर में। डी विकल्प सही हो जाएगा। किस पर्वत श्रृंखला से साबरमती नदी का उद्गम होता है? पहला है पूर्वी घाट, दूसरा है अरावली, तीसरा है सतपुड़ा और चौथा है विंध्य। तो किस पर्वत श्रृंखला से साबरमती नदी का उद्गम होता है? तो वह है अरावली। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबरमती नदी जो है ये राजस्थान के उदयपुर जिले की कोटडी तहसील में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांभर झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह अरब सागर में गिरती है, दूसरा है यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, तीसरा है यह एक धूमकेतु के हाइपर वेलोसिटी प्रभाव के कारण गठित की गई है और चौथा है यह भारत की सबसे ऊंची झील है। तो सांभर झील के बारे में सत्य कथन बताना है। तो यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। बी विकल्प सही हो जाएगा। और यह जो झील है इसे 5 नदियों का पानी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यप्रकाश जोशी किस साहित्यिक कृति के लेखक हैं? पहला है बोल भारमली, दूसरा है झुरावो, तीसरा है पग फेरो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सत्यप्रकाश जोशी किस साहित्यिक कृति के लेखक हैं? बोल भारमली के। पहला विकल्प सही हो जाएगा। बोल भारमली प्रसिद्ध राजस्थानी भाषा के लेखक सत्यप्रकाश जोशी द्वारा रचित एक कविता है और सत्यप्रकाश जोशी को 1977 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखिए। अब और विकल्प लिखे हुए हैं। जो झुरावो है ये राजस्थानी कविता है जो चंद्र प्रकाश देवल द्वारा रचित है और पग फेरो मणि मधुकर द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीई 2009 की किस धारा के तहत प्रत्येक विद्यालय के लिए एसएमसी का निर्माण किया जाता है? पहला है धारा 19, दूसरा है धारा 21, तीसरा है धारा 22 और चौथा है धारा 18। तो आरटीई 2009 की धारा 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय के लिए एक एसएमसी का निर्माण किया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अब एसएमसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति। तो ये भी याद रखना है। आरटीई की धारा 21 के तहत देश भर के सभी प्राथमिक सरकारी सहायता प्राप्त और विशेष श्रेणी के विद्यालयों को विद्यालय प्रबंधन समितियों की स्थापना करनी होती है। तो ये भी याद रखिएगा। और एसएमसी विद्यालय के प्रबंधन की देखरेख करता है, विद्यालय विकास योजना बनाता है और अनुशंसा करता है और यह ट्रैक करता है कि संबंधित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य स्रोत से प्राप्त धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है। एसएमसी का मुख्य कार्य आरटीई अधिनियम के दिशा निर्देशों मानदंडों के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करना है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोंग बांध राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बड़ी परियोजना का हिस्सा है? पहला है फरक्का बैराज, दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना, तीसरा है काकरा पाकर परियोजना और चौथा है इंदिरा गांधी नहर। तो पोंग बांध किस बड़ी परियोजना का हिस्सा है? इंदिरा गांधी नहर का। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पोंग बांध जो है व्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिए। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 मई 2025 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 2025 में कौन सी मनाई गई थी ये पूछा गया है। पहला है 475वीं, दूसरा है 480वीं, तीसरा है 485वीं और चौथा है 490वीं। तो 485वीं जयंती मनाई गई 9 मई 2025 को।
अब 26 में पूछ लिया जाए तो 486वीं 26 में, ये तो 25 की है, 26 में याद रखिएगा 2026 में पूछा जा सकता है प्रश्न। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवान कपूर किस खेल से संबंधित हैं? पहला विकल्प है बॉक्सिंग, दूसरा है खो खो, तीसरा है कबड्डी और चौथा है राइफल शूटिंग। तो विवान कपूर का संबंध किस खेल से है? राइफल शूटिंग से। डी विकल्प सही हो जाएगा, राइफल शूटिंग। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर बैंगनी शहर कहलाता है? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा है झालावाड़, तीसरा है जोधपुर और चौथा है उदयपुर। तो बैंगनी शहर कौन सा शहर कहलाता है? झालावाड़। पिंक सिटी तो आपको पता ही है, गुलाबी नगरी जयपुर, लेकिन बैंगनी शहर झालावाड़ कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा एवं कलंगी को किसका प्रतीक माना जाता है? पहला विकल्प है तुर्रा शिव एवं कलंगी पार्वती, दूसरा है तुर्रा विष्णु एवं कलंगी लक्ष्मी, तीसरा है तुर्रा कृष्ण एवं कलंगी राधा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुर्रा माना जाता है शिव को और कलंगी पार्वती को। पहला विकल्प सही हो जाएगा। इस ख्याल की रचना मेवाड़ के मुस्लिम संत शाह अली व हिंदू संत तुक नगीर नामक दो संत पीरों ने 16वीं शताब्दी में की थी। इसमें तुर्रा को महादेव शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुर्रा के पक्षकार थे, भगवा वस्त्र धारण करते थे, और शाह अली कलंगी के पक्षकार थे, हरे वस्त्र धारण करते थे। इन दोनों लोगों ने ही तुर्रा कलंगी के माध्यम से शिव भक्ति के विचारों को लोक जीवन तक पहुंचाया था। तो पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। पहला विकल्प है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है व्यापारिक कृषि, तीसरा है बागानी कृषि और चौथा है अंतः कृषि। तो वालर कृषि किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का। इसे ही झूम खेती कहते हैं, कर्तन और दहन कृषि कहते हैं, बेवर दाहिया इसे कहते हैं। इसके कई नाम हैं। पूर्वोत्तर भारत में ये कृषि की जाती है मुख्य रूप से, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में कौन से राज्य को हड़प लिया था? पहला विकल्प है सतारा, दूसरा है झांसी, तीसरा है अवध और चौथा है नागपुर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रीट में भी पूछा गया है, जो आपका रीट का पेपर होता है। अभी तो आप रीट मेंस देने वाले हैं, तो संभावना है कि आपके एग्जाम में भी इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो याद रखिए, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में अवध राज्य को हड़प लिया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? पहला विकल्प है महाराणा मोकल, दूसरा है भोज परमार, तीसरा है महाराणा अरी सिंह और चौथा है नागभट्ट प्रथम। तो चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? भोज परमार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पहले भी पूछा गया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। त्रिभुवन नारायण मंदिर राजस्थान के ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है चित्तौड़गढ़ किला। ये आपको याद रखना है, जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसी में त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक भोज परमार को त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये इतना आपको याद रखना है। तो 35 प्रश्न मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। कल मैंने 30 प्रश्न लिए थे, आज मैंने 5 प्रश्न ज़्यादा लिए हैं। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।